घर लौटने के लिए मजबूर होकर उस औरत ने कमर का बेल्ट खोल दिया और आंसू भरी आंखों से अपनी पैंट उतार दी। पास खड़ा आदमी जल्दी से मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वो ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं करता, सिर घुमाकर टटोलते हुए आखिरकार उसे बेल्ट मिल ही जाता है। फिर वो पूरी ताकत लगाकर जमी हुई पैंट को जोर से नीचे खींच देता है। तभी दिखता है कि औरत की पिंडली बीच से टूट चुकी है और आधी उंगली जितनी सूज चुकी है। वो दर्द से भौहें सिकोड़ कर देखती है, मगर बिना किसी चिकित्सकीय अनुभव के उसे ही हड्डी जोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर समय पर इलाज न हुआ तो अंग फेल हो सकते हैं। औरत ने सिर हिलाकर तैयार होने का इशारा किया, मगर आदमी ने जरा भी नरमी नहीं दिखाई और नंगे हाथों से उसकी पिंडली को जोड़ने लगा। बिना बेहोशी के टूटी हड्डी का दर्द कौन सह सकता है। अब तक सहती आई औरत चीख पड़ी। हड्डियों के चटकने की आवाज के बीच वो आखिरकार बेहोश हो गई। अच्छी बात ये रही कि हालांकि आदमी के हाथ अनाड़ी थे, फिर भी हड्डी किसी तरह जुड़ गई। लेकिन एक कमरे में दो अजनबी। सबसे ज्यादा अजीब स्थिति तब हुई जब शौचालय की बात आई। रुइन ने शर्म के मारे बिस्तर की तख्ती खटखटाई, मगर अब सहा नहीं जा रहा था। रुइन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस देहाती अमीर को वो हमेशा नीचा समझती थी, वो विमान दुर्घटना के बाद उसकी मदद करेगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि कुछ ही दिनों बाद वही आदमी उससे शादी का प्रस्ताव रखेगा। उस देहाती अमीर ने एक लोहे की बाल्टी रुइन के बिस्तर के नीचे रख दी और बाहर चला गया, उसके आत्मसम्मान के लिए आखिरी इज्जत छोड़ते हुए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, -40 डिग्री की अंटार्कटिक ठंडी हवा उसे जोर से कंपाने लगी। तभी उसकी नजर बाहर पड़े पुराने जनरेटर पर पड़ी। वो तुरंत दौड़ा। अगर ये मशीन चल पड़ी तो उन्हें गर्मी मिल सकती है। वो घबराते हुए बर्फ हटाता है। अंदर अभी भी 800 लीटर डीजल मौजूद था। वो तुरंत स्विच खींचता है। लंबे समय बाद मशीन की आवाज गूंजती है। लकड़ी की झोपड़ी में लाइट जल उठती है और हीटर से गर्म हवा निकलने लगती है। ठंड और दर्द से जूझ रही रुइन को एक बार फिर उम्मीद मिलती है। उसी दौरान उस बेकार समझे जाने वाले आदमी को चीनी शोध दल द्वारा छोड़ा गया खाना भी मिल जाता है। जब वो बेपरवाही से ये सोच रहा था कि कौन सा डिब्बा खाया जाए, भौतिकी वैज्ञानिक रुइन डिब्बों की तारीख देखकर अनुमान लगाती है कि वे चीनी अंटार्कटिक स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, मगर दिशा का अंदाजा नहीं लग पाता। इस अंतिम सफेद अंटार्कटिका में स्टेशन ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है और उनका ईंधन व खाना अधिकतम 75 दिन ही चलेगा। कम पढ़ा लिखा आदमी रुइन की गणनाएं नहीं समझ पाता, मगर उसे भरोसा है कि रास्ता पैरों के नीचे ही होता है। अगले दिन निकलने से पहले वो चुपके से दोनों में बराबर बटी दलिया फिर से अपने थर्मस में उंडेल लेता है। उसे डर था कि अगर पेट न भरा तो वापस लौटने की ताकत नहीं बचेगी। फिर वो आत्मविश्वास से निकल पड़ता है। चारों तरफ सफेद बर्फ में वो जल्द ही रास्ता भटक जाता है और सील से रास्ता पूछ बैठता है, जो बेचारा सो रहा था, मगर वो आदमी इसे भी पर्यटन की तरह लेता है। यहाँ तक कि सिग्नल ना होने वाले मोबाइल से पेंगुइन के साथ सेल्फी लेता है और बीतते समय को भूल जाता है। अच्छी बात ये रही कि हर दिन 40 किलोमीटर चलने के बाद उसे समझ आ गया कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण सब तरफ समुद्र है। अब बस उत्तर की ओर चलना होगा। शायद किस्मत ज्यादा साथ दे रही थी। वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया। सेल्फी स्टिक को रस्सी से बांध मछली पकड़ने लगा जो दशकों से जिंदा थी। जैसे ही कांटा हिला, वो खुशी से उछल पड़ा और 100 साल पुरानी एक बदसूरत मछली खींच ली। वापसी में सोचता रहा कि इसे उबालूं या तलूं, लेकिन शायद मछली ने बदला लिया। उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधे नीचे जा गिरा। जोरदार टक्कर से वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो जान बची देख डर गया। वो ठीक गड्ढे के किनारे गिरा। एक कदम और होता तो मौत तय थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर 2 दिन तक रास्ता नहीं मिलता। ये जगह एक भूल भुलैया थी, जहाँ वो बार बार उसी जगह लौट आता। निराश होकर वो गहराई को देखता है और रुइन को याद करता है।